बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की नशिस्त का मतलब, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने एक रिवायत डाली है कि आपने हर साल अपनी जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है वो अपने कौम के सामने, मीडिया के सामने रखना है, और उनके तमाम तफसीलात हम रखते आ रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटेबल है अपने लोगों को भी, मीडिया को भी। वो कहते हैं ना कि जानतदार सियासतदान और जो बेहतरीन सहाफ़ी वो किसी भी जमहूरियत की मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के सवाल होंगे, इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। पहले मैं ज़रा आपके सामने वो डिटेल्स रख देता हूँ कि किस बुनियाद पे जो ज़िम्मेदारी दी गई, तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये ज़िम्मेदारी मुझे देने लगे कम्युनिकेशन की, तो आपको याद होगा कि पिछले 4 साल तक ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास ये कम्युनिकेशन की वजारत उन्होंने अपने पास रखी थी। लेकिन जब मुझे ये दी गई तो इसके आपको पता है कि बजट इसका ज़्यादा होता है। इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का सवाल होता है। तो 4-5 नुकात जो प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच थी कौम से, और फिर जो मुझे उन्होंने गाइडलाइंस दिए थे, तो हमने 4-5 चीज़ें अपने सामने रखी थी। नंबर 1 कि इस इदारे में ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी आप लेके आए। नंबर 2, सड़कों के ऊपर आऊँगा क्योंकि सड़कें तो इनका बुनियादी काम है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो सड़कें तो बनानी है, लेकिन इसके अलावा हमने क्या करना है। तो एक चीज़ तो हमारे सामने आगे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी तो आप लेके आएंगे, लेकिन जो पुरानी के ऊपर कुछ अगर सवालात थे, और आपके सामने बहुत सारी, मतलब कैपिटलिज्म एकिलीज़ हील की अगर आप किताब की बात करें तो उसमें जो M1 M2 की बात आ जाती है कि उसका जिक्र है कि, और इन मोटरवेज का जिक्र है जब वो किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। नंबर 3 ये कि हम सड़कें बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत है। पोटेंशियल क्या है कि आप जब सड़क बनाते हो तो राइट ऑफ वे आपके पास एक स्ट्रेंथ है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अगर हो तो आप NHA को भी सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं और आप अपने पैसे से सड़कें बना सकते हैं। नंबर 3, इसके साथ आप वो आइडियाज़ लेके आओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया कि इन्वेस्टमेंट भी आए मुल्क में, सड़कें भी बने, मोटरवेज भी बने, ज़्यादा बने, लेकिन जो सेहत, तालीम, पानी, वो जो एहसास प्रोग्राम इस तरह चल रहे हैं, इनके जो पैसे हैं वो आप सिर्फ सड़कों के ऊपर ना लगाए, बल्कि वो आपका सेहत भी इफेक्ट ना हो, आपकी तालीम भी लोगों को अच्छी मिले, लेकिन साथ में आप अपनी सड़कें भी बना सकें, तो इन्वेस्टमेंट लेके आए। ठीक, इसके साथ हमारा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक हमारा सोच था कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, इन उसूलों के ऊपर जब हमने काम शुरू किया तो मैं एक एक करके अभी आपको डिटेल्स। पहली चीज़ ये कि सड़कें कितनी बनाएं, क्योंकि ये मैं पहले इसलिए रखना चाहता हूँ कि सवाल तो यही बनता है कि आपका काम तो सड़कें बनाना है। हमारी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए कि लोग ये नहीं देखें कि अगर हम पैसा बचाएंगे, ऑस्टेरिटी का मैं भूल गया कि एक ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और आपकी ऑस्टेरिटी कह लें, ठीक है, हम ये चीज़ें साथ में करेंगे तो आवाम को कितना फ़ायदा होगा आपकी सेहत के लिए, तालीम के लिए। अगर आप सेहत इंसाफ कार्ड लाना चाहते हैं, मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पैसा आएगा। आपने इसी तरह अपनी सेविंग्स कुछ करनी है, कुछ निज़ाम को ठीक करना है, लीकेजेस को रोकना है और आगे बढ़ना है। तो ये बुनियादी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन पहला सवाल तो ये होगा कि सड़कें कितनी बनाई थी। तो आपके सामने मैं डिटेल रख लूँ कि पहले 3 साल में हमने 1753 किलोमीटर की सड़कें बनाई है, जो एग्जीक्यूशन हुई है ग्राउंड पे 1-1 किलोमीटर अगर हम देख लें पहले 3 साल में। और पिछले 3 साल में तकरीबन 645 किलोमीटर सड़कें बनी थी। दूसरा ये कि हमने 3 साल में कितनी मनसूबाबंदी की और पिछली हुकूमत, हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो आपको समझ आई कि हमने कितना सफ़र तय किया। तो हमने पहले 3 साल में 6118 किलोमीटर जो है वो सड़कों की मनसूबाबंदी की, 6118, और 3 सालों में जो उनकी तरफ से मनसूबाबंदी हुई थी वो 845 किलोमीटर की थी। अच्छा, मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी बात करेंगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे बल्कि घंटों की बुनियाद पे आपके प्रोग्राम आते हैं, तो और हर चीज़ पे आपकी नज़र भी होती है। हम अगर एहसास प्रोग्राम, गुर्बत के ख़ात्मे की प्रोग्राम की बात करें, सबसे बड़े पाकिस्तान के एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ एक कदम के तौर पे साबित होगा, तो जवाब में कहा जाता है कि हमने सड़कें बनाई थी। अगर हम कहें कि बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिस तरह नुमाइंदगी की दुनिया में, कहते कि नहीं हमने सड़कें बनाई थी।
अगर हम कहें कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, कहते नहीं सड़कें बनाई थी। अगर हम कहें कि डैम बन रहे हैं 5 दिहाइयों बाद 10 डैम बनने जाएंगे और इससे ये फ़ायदा, कहते छोड़े सड़कें बनाई थी। ठीक है, तो जो भी आप प्रोग्राम सामने, यूथ की बात कर ले, कामयाब जवान की बात करें, कामयाब पाकिस्तान की बात करें, नए हाउसिंग जो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसकी बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात करोगे तो जवाब एक ही मिलता है कि सड़कें बनाई थी। तो चलो मैंने सोचा कि यार ये सड़कें भी थोड़ा सा, हालांकि हमारा काम है, कोई मतलब आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर लग रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 645 और 1753, 858 और 6118। अब सवाल ये होगा कि नहीं आपने कह तो दिया, किधर है? अच्छा, इसमें आपको तो हाइपर लिंक्स वगैरह जो दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं इन तफसीलात में तब जाऊँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मोटी चीज़ बताऊँ कि सड़कों में हम क्या कर रहे हैं। हमारा मगरबी रूट CPEC का आपको याद होगा 2018 से पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़े सवालात होते थे कि बिल्कुल मानते हैं CPEC गेम चेंजर है, CPEC पाकिस्तान की तरक्की का, खित्ते की तरक्की का, खुशहाली की तरफ एक कदम है, लेकिन KP और बलूचिस्तान तो इसमें नहीं है। सबसे पहला सवाल ये होता था। तो हमारा जो विजन था प्राइम मिनिस्टर का कि अपने पसमानदा इलाकों को उठाना, तो हमारी मिनिस्ट्री में क्या हो सकता था? कनेक्टिविटी, कि अगर वहाँ पे कोई बीमार हो जाए अस्पताल नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे अगर कोई मजदूरी के लिए जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल जोन तक और उन तक उनकी एक्सेस नहीं होती। अगर वहाँ पे इनकी कोई मादिनियात है तो उनका भी वो लोगों से बहुत दूर है। तो हमने सबसे पहला जो CPEC मगरबी रूट का आगाज़ हुआ वो मौजूदा हुकूमत ने किया। जोब कुछ लाख की सड़क बनती है, जोब कुछ लाख, जो कि मगरबी रूट बनता है। इससे हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर चुके हैं और ये हमारे मगरबी रूट का आगाज़ है। जोब कुछ लाख के बाद अगर आप आ जाए तो बलूचिस्तान में कुछ और प्रोजेक्ट्स हमारे शुरू हो गए। और मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि ये साउथ बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। साउथ बलूचिस्तान मीन्स जो आप सब ज़्यादा कवर करते हैं कि जो इंडिया बैरूनी साजिश है, जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे के जो लोग हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो अब पाकिस्तान को और CPEC को वो निशाना बनाते हैं, तो वो साउथ बलूचिस्तान के। अब मैं कुछ चंद प्रोजेक्ट्स आपको बताता हूँ। M8, होशाब अवारान, खुशदार बसेमा, ज़ियारत मोड़ चीच हरनई, ये प्रोजेक्ट्स हमारे डेरा मुराद जमाली बाईपास, ये प्रोजेक्ट हमारे साउथ बलूचिस्तान में है। बल्कि नसीब हमने CPEC के मगरबी रूट का आगाज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ M8 के ज़रिए, होशाब अवारान के ज़रिए, खुशदार बसीमा के ज़रिए, ज़ियारत मोड़ चीच हरने के ज़रिए, डेरा मुराद जमाली के ज़रिए, इनके ज़रिए तमाम जो साउथ बलूचिस्तान है उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, न सिर्फ बड़े शहरों से क्वेटा से, बल्कि इनकी आपकी गवादर की तरफ ये सारे पहुंच जाएंगे। फिर इसके साथ एक और हमारा बलूचिस्तान में एक और इसी इलाके में प्रोजेक्ट है जल जाओ बेला, जिसका अगले हफ्ते या 23 तारीख को इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। जल जाओ बेला प्रोजेक्ट है, तो उसका भी हमने आगाज़ किया। बलूचिस्तान को हमने कितनी सड़कें नसीब दी, ऐलान किया। पिछले 10 सालों में बलूचिस्तान में 1100 किलोमीटर की सड़कों की मनसूबाबंदी हुई थी। 10 सालों में 1100 किलोमीटर की सड़कों की मनसूबाबंदी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 1100 किलोमीटर उन्होंने शुरू की थी, मतलब ऐलानात हुए थे, बात हुई थी, गुफ्तगू हुई थी। हमने पहले 3 साल में जो शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं 3100 किलोमीटर प्लस बलूचिस्तान में। अच्छा, बलूचिस्तान में क्यों नहीं बनाते थे? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है सर, आप इसलिए नहीं बनाते कि एक आपका बलूचिस्तान में आपके कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें बनती है? एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला कि आपकी एक कौमी असम्बली की नशिस्त बनती है। इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा सूबा है, वहाँ से तो आपको वोट मिलने से रहा, वो तो हुकूमत बनाने में से रहे। ठीक है, लिहाजा क्या किया आपने कि आपने उन इलाकों को फोकस किया जहाँ पे अगर आप वोट ले सके, लेकिन जो बलूचिस्तान था उसको आपने महरूम किया। हमारा ये मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, और बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह इस तरह होगा। तो 3100 किलोमीटर प्लस जो है हमने वहाँ पे शुरू किया। और ये नहीं है कि ऐलानात किए, मैं फिर रिपीट कर दूं, जो कुछ लाख आगाज़ हो चुका, खुशदार बसीमा आगाज़ हो चुका, बल्कि दिसंबर में उसकी कंप्लीशन भी आ गई है। होशाब अवारान, और ये सारे 100 किलोमीटर से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब 180 भी है, 230 भी है, 300 किलोमीटर भी है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ और 4-5 प्रोजेक्ट्स हमारे इसके अलावा भी होंगे, शायद मैं ना मतलब इस वक्त नाम नहीं लिया हो, तो ये हमारे शुरू हो चुके हैं। फिर इसके बाद आ जाए, जब जो कुछ लाख हो गया तो अभी मगरबी रूट को हमने तकमील की तरफ लेके जाना था। शार्टेस्ट रूट बनता है, उन इलाकों से गुजरता है
जो महरूम रह गए हैं, जो पसमानदा रह गए हैं, और मैं आपको अभी साबित भी करूँगा कि कैसे। जोब कुछ लाख के बाद आप DA खान जोब, तो DA खान आपको पता है, जोब वाला इलाका आपको पता है कि क्या वो पीछे रह गया था कि नहीं रह गया था। फिर इसके बाद DA खान से पेशावर, और फिर आपका बनता है चतराल GB, और GB तो फिर आप अपनी CPEC का आगाज़ या CPEC का दरवाज़ा। तो हमने वो तो शुरू कर दिए। प्लानिंग किसकी की है मैं भी आपको बताऊं, मगरबी रूट की प्लानिंग की बात कर दूं कि इसमें DA खान गम्बेला ये सड़क का हमारा आगाज़ हो चुका है, और ये सड़क की बात कर रहा हूँ, डोलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये दिसंबर जनवरी में इसकी कंप्लीशन भी है, ये कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम मोटरवे की प्लानिंग का भी आगाज़ कर दिया। इसकी फिजिबिलिटी हो गई है, और हमने CPEC मगरबी रूट में भी इसको डाल दिया है, जो कि JWG की मिनट्स में भी आ चुका है। तो आपने जोब कुचलाग, फिर DA खान जोब, पेशावर DA खान, और फिर चकदरा चतराल, और चतराल से फिर गिलगित बल्तिस्तान, ये CPEC का हिस्सा हमने बना दिया। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊं कि मगरबी रूट की तकमील भी होने जा रही है। कैसे? वहाँ से आगाज़ कर दिया, तकमील होगी चतराल गिलगित बल्तिस्तान। इस साल की PSDP में चतराल गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, और इसी माली साल में उसके ऊपर भी काम का आगाज़ हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट रूट पसमानदा और महरूम इलाकों के लिए, और आपका मगरबी रूट उसकी तकमील हो जाएगी। तो एक तो ये तरजीह थी। दूसरी तरजीह क्या थी? साउथ पंजाब, वो भी पीछे रह गया। उनके लिए लोधरा मुल्तान सड़क का आगाज़ हम कर चुके हैं, और उसके बाद एक जो सबसे अहम शाहराह बनती है, जिसका आप सवाल भी ज़रूर पूछेंगे, बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़, जो बनता है आपका साउथ पंजाब, और वो बिल्कुल उसको कोई खूनी सड़क कहते हैं, कातिल सड़क कहते हैं, लोग वहाँ पे मरते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास नहीं थी, NHA के पास ये सूबाई सड़क थी। 6 महीने पहले ये सड़क हमें दी गई। हमने इमरजेंसी बुनियादों पे क्या किया? हमने इमरजेंसी बुनियादों पे, चूँकि हमारा, मैंने आपको कहा कि साउथ बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, ये हमारी तरजीहात है क्योंकि पीछे रह गए थे। तो हमने ये किया कि बलकसर मियावाली वाले सेक्शन पे इमरजेंसी मेंटेनेंस का काम हमने शुरू कर दिया, जो पैचेस थे ठीक करने लगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जब सिर्फ मेंटेनेंस से नहीं होगा, उनकी ज़रूरत है एक बेहतरीन शाहराह की, एक मोटरवे की। तो हमने क्या किया कि इसकी फिजिबिलिटी हमने बना दी। बलकसर मियावाली की भी फिजिबिलिटी मुकम्मल की, मियावाली मुजफ्फरगढ़ की भी की। क्यों फिजिबिलिटी हम कर रहे थे? कमर्शियल फिजिबिलिटी इसलिए कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि आसान रास्ता क्या है। आसान रास्ता ये कि आपने PSDP में बजट में पैसे दे दिए, हमने टेंडर दे दिया, और हमने काम शुरू कर दिया। आसान रास्ता ये है। मुश्किल रास्ता क्या है? आवाम का पैसा बचाने के लिए और सरमायाकार लाने के लिए, कि आप पहले कमर्शियली फिजिबिलिटी करते हैं, अगर इकनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट है कि नहीं है ये देखते हैं। अगर है तो बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा बजट में डायरेक्ट दे दें, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको बना दें। जैसे हमने सियालकोट कारिया का आगाज़ कर दिया, और कारिया पेंडी भी इसी तरह करने जाएंगे, ठीक है। तो वो फीजिबल नहीं है, वो इकनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। लिहाजा अब उसका ये डिसीजन प्लानिंग ने करना है कि हम PSDP से इसको रख के, हमारी तरफ से प्रायोरिटी नंबर 1 पे चला जा चुका है बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़, और इस साल की PSDP में रिफ्लेक्टेड है। लेकिन डिसीजन ये करना था कि आया ये PPP मोड पे होगा या आया ये PSDP से होगा। तो वो डिसीजन के बाद इंशाल्लाह उसको भी कर लेंगे। अब मैं आ जाता हूँ सयाहत, क्योंकि हमारा वो तरजीह रही है। तो स्वात मोटरवे सेकंड फेज़ पे इंशाल्लाह हमारा अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। पहला स्वात मोटरवे मुकम्मल हो चुका है, दिर मोटरवे की हमारी फिजिबिलिटी हो चुकी है, और इंशाल्लाह इस माली साल में हमारी कोशिश है कि हम दिर मोटरवे भी शुरू कर दें। कुमराट का आपने नाम सुना होगा, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं है। तो हम वो दिर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ हमारा आपको मैंने बता दिया कि चतराल और गिलगित बल्तिस्तान इस माली साल में उसका भी आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ जलकोट स्कर्दू बड़ी आम शाहर है, जब GB से आप स्कर्दू की तरफ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है। तो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि इंशाल्लाह 30 अक्टूबर तक हम उसकी इनागुरेशन भी कर देंगे, वो मुकम्मल हो जाएगा। कितना मुश्किल सफ़र था, और अब किस लेवल पे आप मतलब आपको कनेक्टिविटी और आरामदेह सफ़र करने का मौका मिलेगा। तो आप सोचें कि सयाहत उनका कहाँ तक पहुँचेगी। स्वात मोटरवे से इतना फ़ायदा स्वात के लोगों को हुआ, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो रिवेन्यू। अच्छा, मैं ये भी बता चलूँ कि 3 साल सबसे पहले जब आप सवाल करते हैं और कवर करते हैं, तो ये सवाल होता है कि बजट तो दिया था, बजट खर्च ही नहीं होता, ये बात होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 साल 100% प्लस था,
आप कहेंगे कि 100% से ज़्यादा कैसे था? वो था कि किसी मिनिस्ट्री ने अगर अपनी जो यूटिलाइजेशन नहीं की और NHA के पास प्रोजेक्ट्स थे, NHA को प्लानिंग ने कहा कि आप भी इसको भी कर लें। तो हमारी यूटिलाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह 105%, अगर हम तीनों सालों का मिल के निकाले तो 105% यूटिलाइजेशन रही है। मतलब जो हमें बजट एलोकेट होता था हमने पूरा का पूरा वो न सिर्फ खर्च किया है बल्कि उससे कौम को फ़ायदा भी मिला है। ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की थी, ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। पाकिस्तान का वफाकी इदारों में पहला इदारा NHA बना जो ई प्रोक्योरमेंट पे चला गया, और वो इदारा गया जो सबसे ज़्यादा बजट भी रखता है। मतलब जो ज़्यादा बजट रखता है ज़ाहिर सी बात है उनका मुश्किल होता है। लिहाजा हमने फेजेस में फ़ैसला किया। कैसे कि हम हकला डी खान CPEC का जो प्रोजेक्ट है, ई बिलिंग पे अगर हम जा रहे हैं तो पहले हकला डी खान से हमने ई बिलिंग का आगाज़ किया। मतलब ये कि जो भी पेमेंट होती है, जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स है, किसके थ्रू आपको होती है, किस तरह आपको पेमेंट हुई, तमाम ई बिलिंग का पूरा ट्रेल आपके पास होगा। और पनामा के बाद तो मनी ट्रेल की हमने बड़ी बात सुनी थी ना, तो आपके पास ये पूरा ट्रेल आएगा। तो ई बिलिंग पे चले गए। ई प्रोक्योरमेंट का क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमने पहले फेज़ में फैसला कर लिया था मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स का कि जो मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं तो इंशाल्लाह हम उसको ई प्रोक्योरमेंट पे करेंगे। तो हमारा इदारा इस वक्त ई प्रोक्योरमेंट पे चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों के मामलात के ऊपर बड़े सवाल होते थे, तो लिहाजा और इस वक्त वफाकी इदारों में सबसे पहले जो ई प्रोक्योरमेंट पे गया या इतना बड़ा इदारा ई प्रोक्योरमेंट पे गया पाकिस्तान में तो वो NHA है। फिर इसके साथ हमने GIS मैपिंग की। मैंने इससे पहले आपसे एक बात की थी कि आपके पास राइट ऑफ वे है, आप उसको अगर सही तौर पे इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें तो आपका NHA भी सेल्फ सस्टेनेबल बन सकता है। लिहाजा हमने अपने 13,000 किलोमीटर प्लस शाहराओं की GIS मैपिंग कर दी। पहली चीज़ 90,000 कमर्शियल एंटिटीज़ हमारे सामने आई जो NHA के राइट ऑफ वे के ऊपर हो रहा था। हमने इनको नोटिस भेजे, इससे हमारा 95% रेवेन्यू में इंक्रीज सिर्फ GIS मैपिंग राइट ऑफ वे के। राइट ऑफ वे एक मद है रेवेन्यू का, उसमें बाकी टोल भी है, रेस्ट एरियाज भी है, बाकी चीज़ें भी है, लेकिन ये एक आपका मद बनता है जहाँ पे आपको रेवेन्यू आता है। तो GIS मैपिंग से 95% इंक्रीज आ गया है, चूँकि अभी कंप्लीट हुई है और 93,000 एंटिटीज़ आपके सामने आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि आप NHA को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि आपको कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है, जो कि NHA को सरकार के तौर पर पैसा मिलना था, याद रखिए जब इनको इख्तियार दिया गया है राइट ऑफ वे के ऊपर लीजेस दिए गए हैं तो उन्होंने कुछ पैसे भी NHA को देने थे। अगर किसी ने ताल्लुक भी दिया है, मतलब मैं ताल्लुक का मैंने जिक्र क्यों किया कि तकरीबन 1100 राइट ऑफ वेस की का ऑडिट किया था, जिसमें मेरे सामने चीज़ें आई थी कि किस तरह उन्होंने ये राइट ऑफ वे जो नहीं देना चाहिए था दे दिया, किस तरह उनको NOC मिली। तो एक तो ये 1100 प्लस का हमने अपने पहले 100 दिन में मैंने ऑडिट भी कर चुका था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको ठीक अगर इस्तेमाल करें। दूसरा, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपका हो तो आप उसकी, जब सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला क्या होता है कि आप गलत प्लानिंग अगले 10-20 सालों तक आप आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं। और ये पहले 100 डेज में मैं डिसीजन ले चुका था कि बेशक आप प्लानिंग के ऊपर टाइम लगाए, लेकिन बाद में दो चीज़ें मेरे सामने ना आए। नंबर 1 कि कास्ट एस्केलेशन, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 50 अरब से चला गया 100 अरब पे, नो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि हमने तो मोटरवे कंप्लीट करना था या सड़क बनानी थी, लेकिन सर हमें तो ज़मीन ही नहीं मिली, वो लैंड एक्वायर जब आप करते हैं, लिहाजा प्लानिंग में आप टाइम लगा रहे हैं। तो ये GIS मैपिंग आपको प्लानिंग में मदद फराहम करेगी और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा तमाम चीज़ें। नंबर 3, और इसकी मैं पहले मिसाल दे दूं क्योंकि जो भी बात करना था तो फैक्ट होनी चाहिए। मैंने कहा कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरा है कि लैंड एक्वायर नहीं हो सका। दो मिसालें, लवारी टनल आपने नाम सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2004 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 4-5 अरब से शुरू हुआ था, 36 बिलियन तक पहुंच चुका है। जब हम आए 36 बिलियन तक पहुंच चुका है और वो कंप्लीट ही नहीं हुआ और उसके होने हैं 17 साल लेक अप प्लानिंग। फिर मैंने लैंड एक्वायर की मिसाल दी। लियारी बाईपास, लियारी बाईपास का कह रहे हैं कि उसके इस पास जो लिंक रोड बननी थी वो नहीं बन सकी क्योंकि वहाँ पे फ्लैट्स और प्लाट बड़े बड़े खड़े हैं, तो क्या आप हज़ारों लोगों को निकालेंगे? तो फिर आपने जब प्लानिंग कर रहे थे, आप अपनी डिज़ाइन तरतीब कर रहे थे, तो क्यों नहीं सोचा? और उसके साथ वो उस पर जो ट्रक्स वगैरह होते हैं वो नहीं जा सकते, तो पर्पस तो कराची वालों के लिए सर्व ही नहीं हुआ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतने पैसे लगाने का? इसका भी मैं ऑडिट कर चुका, मुझे मेरी चीज़ मेरे सामने आई। लिहाजा डिसीजन ये लिया गया कि आप पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाए, बेशक प्लानिंग के ऊपर टाइम लगाए ताकि आइंदा आपको
टाइम लगाने की ज़रूरत पेश ना आए और ताख़ीर ना हो। और जैसे भी आप याद रखिएगा कि जैसे प्रोजेक्ट आपका ताख़ीर का शिकार होता है, डॉलर की वजह से भी आपकी उसमें ज़्यादा कास्ट हो जाती है और टाइम की ताख़ीर की वजह से भी क्लेम्स आ जाते हैं, जिससे ताख़ीर हो जाती है। तो जीआईएस मैपिंग से आपकी प्रोजेक्ट में ये चीज़ भी ख़त्म। तीसरा, कि कोई भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो, इसकी आप इस्लामाबाद से बैठ के भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी आप काम देखें, क्योंकि आपका पूरा सुपार्को के साथ मिलकर सैटेलाइट से आप तमाम कर सकते हैं। तो हमने अल्लाह का शुक्र है जीआईएस में भी इसी पर्पस के लिए की, रेवेन्यू इंक्रीज, प्लानिंग बिफोर प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और कब्जा माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था, मेरा लीडर है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हमने 500 करोड़ 30 लाख तकरीबन बनते हैं, हमने उसकी ज़मीन वागुजार कराई। इसमें जीआईएस मैपिंग से भी हमें मदद मिल रही है कि हमें पता चल रहा है कि ये जगह जो है वो हमने नहीं दी थी, कोई एक्टिविटी हो रही है, वो कब्जे के ज़ुमरे में आते हैं और आप उसको क्लियर करते हैं। तकरीबन 550 कैनल से ज़्यादा पिछले दौर में, अगर मैं बात करूँ, कंपेरिजन करूँ, तो कब्जे ज़रूर हुए थे, ज़मीन वागुजार कराना तो नहीं था। फिर उसके बाद सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ अगर हम देखें इन तमाम इक़दामात से, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ है 119%। 119% का मतलब है 87 अरब रुपया बनता है। और अगर आप हमारे दिनों के हिसाब से देख ले, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग इसका बेहतर वो कर सकेंगे हिसाब किताब, करोड़ों के हिसाब से बनता है कि एक दिन में हमारा रेवेन्यू, एक एक दिन का भी अगर 3 सालों में अंदाज़ा लगाए तो 87 अरब हमारा रेवेन्यू में इजाफा हुआ, 119% ये इंक्रीज़ बनता है। और मैंने पहले अपने 100 डेज़ में कहा था कि इंशाल्लाह 100 बिलियन इंक्रीज़ देंगे 5 साल में। मुझे लग रहा है कि इन 3 महीनों में हम 100 बिलियन क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या है जो आप लोगों को कौम को बताने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर मैं इतना पैसा NHA कमाने लगेगा तो इनका PHD पे होता है 118 अरब, कभी 130 अरब, तो आप इतनी सड़कें बनाएंगे जो माजी में बन रही थी, लेकिन अपने पैसे से आप बनाना शुरू कर देंगे, तो ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक मॉडल आ जाएगा। ऑस्टेरिटी का अगर हम बात करें, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि NHA की सड़क है उसमें भी हमने सेविंग्स की है। मतलब जब आप कम्पिटेटिव प्रोसेस के थ्रू गए तो 43 बिलियन की उसकी अप्रूवल थी इकनिक से, और जो हमने जब टेंडर हुआ और बिड्स आए वो 32 बिलियन पे चला गया, मतलब 11 बिलियन। इस तरह हमने जो पुराने प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे थे उसमें तकरीबन एक प्रोजेक्ट में 1.7 बिलियन की सेविंग की, 2 बिलियन की। हालांकि हमेशा कास्ट ऊपर जाती थी, सेविंग नहीं होती थी NHA की, जब आप तारीख देखते हैं। और हमारे टाइम पे आपको मैं ये बताना चलूँ कि बिड्स जो आ रहे हैं वो लोएस्ट आ रहे हैं, जो बिलो आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि खुसूसन पीपल्स पार्टी का दौर आप देखें तो उसमें आपके एबाव बिड्स आ रहे थे, मतलब अगर 50 अरब का प्रोजेक्ट है तो 60 बिलियन पे चला गया, 40 का है 45 पे चला गया, तो अभी जो है वो बिलो बिड्स आ रहे हैं। तो ये भी आपके हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है। ऑस्टेरिटी में हमने 522 मिलियन जो है वो हमने सेविंग्स की है, जो मतलब हमारी गाड़ियों का खर्चा, इस तरह जो बाकी चीज़ें थी उसमें हमने की है। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि पहले 100 दिन में जब मैंने इनकी मॉनिटरिंग होती है और TADA विजिट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी भी मैंने ऑडिट किया था, और 53 लाख मैंने इनसे जो TADA वसूल हुआ था ऑफिसर से, वो 53 लाख कौमी ख़जाने में वापस जमा कराया था कि जस्टिफाइड नहीं है, और आगे के लिए हमने इसको ठीक करने का भी एक आगाज़ किया। मैं अपने ऑफिसर का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कोई इस तरह साथ नहीं देता, अगर वो साथ ना देते तो ये ना होता। अकाउंटेबिलिटी में अगर तमाम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी हम मिला दें तो टोटल हम जो रिकवरी कर चुके हैं वो 22 बिलियन बनता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑडिट पैरा जो हमने ऑडिट्स किए और जो प्रोजेक्ट्स के ऑडिट किए, तो उसमें जो रिकवरी बनती है वो 16 अरब 32 करोड़ बनता है। आप अंदाज़ा करें, नेब नहीं है, हम FIA नहीं है, FIR का इख्तियार नहीं है, जेल में नहीं डाल सकते, अदालत नहीं है, लेकिन खुद ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही है, ऑडिट पैरास के ऊपर हम फिर रिकवरीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तान में इदारा ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि वो खुद अपना ऑडिट करके, और पुराने प्रोजेक्ट का जो हमने किया था, तो 16 अरब 32 करोड़ हम रिकवर डायरेक्ट प्रोजेक्ट से कर चुके हैं। अगर बाकी लैंड वगैरह आप मिलाए तो 22 बिलियन प्लस हम जा चुके हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चलूँ, जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो हमने इंटरनल इसका ऑडिट किया, लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसका हमने एहतिसाब के अमल में या प्राइम मिनिस्टर के डेट कमीशन में या FIA को या नेब को जो केसेस दिए हैं वो बिलियन के थे, बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो तकरीबन 17 से ज़ायद केसेस जिसमें मैं खुद दे चुका हूँ इन इदारों को, वो 17 से ज़्यादा बनते हैं और वो बिलियंस के हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें 318 बिलियन का प्रोजेक्ट भी है, इसमें
150 अरब का प्रोजेक्ट भी है, इसमें 100 अरब का प्रोजेक्ट भी है। तो वो हम नेब, FIA और उन बड़ी इदारों को दे चुके हैं, उसमें तमाम रिकॉर्ड भी हम उनको मुहैया कर चुके हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का हो गया। सर, जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा था तो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि चले सड़कें तो वो भी बना रहे थे और आप भी बना रहे हो, लेकिन जो हमारी पुरानी सड़कें थी, GT रोड तबाह, वो मैंने साउथ पंजाब की सड़कों का जिक्र किया, वो तबाह। किसी सड़क की लाइफ थी 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो लाइफ तो गुजर चुकी है और इतने अरसे में आपने कोई मेंटेनेंस का काम ही नहीं किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 4000 किलोमीटर सड़कें, तो 13,000 के हम कस्टोडियन है प्लस के, और 4000, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है कि एक साल, माली साल के अंदर हम आपको जून तक 4000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो मेंटेनेंस उसकी करके दे देंगे इंशाल्लाह। और मेंटेनेंस पे इस वक्त वो काम हो रहा है, उसकी भी तमाम वीडियोज़ और चीज़ें मौजूद है। जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे आपके सामने वो भी आएगा। तो न सिर्फ नए सड़कें बना रहे हैं बल्कि हम पुरानी की भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आ गई कि मैंने तो बातें की कि सड़कें इस तरह बन रही है, महरूम इलाके टूरिज़म का सब किया, मेंटेनेंस की तरफ आ गया। अब दो चीज़ें रह गई है कि एक जो आपके कारखाने जहाँ पे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उस तक रसाई का भी आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक ये सवाल होता है। दूसरा ये कि फ़र्क क्या है कि आप मोटरवेज किस तरह बना रहे हैं, अगर वो बना रहे थे आप भी बना रहे हो, इसमें बड़ी बात क्या है, मतलब ये सवाल बनता है। तो एक हमारा जो इस वक्त सियालकोट कारिया का हमने आगाज़ किया और 3 महीने बाद कारिया पिंडी मोटरवे का आगाज़ कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें साबित हो गई। आपको याद होगा वो कैपिटलिज्म एक्रीज की मैं फिर बात करूँ, 90s में और 2000 के दहाइये में आपको याद होगा कि लोग कहते थे कि मोटरवे का अलाइनमेंट चेंज किया गया, ये लंबा हो गया, इस तरह नहीं था। और ये किसको ओब्लाइज किया गया वो आज तक किसी को समझ आई होगी नहीं आई, वो उस पर मैं जाता ही नहीं हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों भी अपनी स्पीच में कहा 100 किलोमीटर से ज़ायद का, इससे आपका लाहौर इस्लामाबाद का फासला भी कम हो जाएगा। तो साबित हुआ कि अगर आप इस मोटरवे को ठीक बनाते, अलाइनमेंट ठीक रखते, तो 100 किलोमीटर से ज़ायद का आपको फ़ायदा होता। इसका मतलब पेट्रोल बचता आपका, मतलब एनर्जी वाले मामला, आपकी गाड़ी, आपका टाइम, ये तमाम का आपको फ़ायदा हो जाता। तो वो जो 8 से 20 साल पहले गिला होता था वो इस मोटरवे ने साबित कर दिया कि बिल्कुल जेन्युइन था। पिंडी से, इस्लामाबाद से जब आप जाएंगे लाहौर, तो ये 100 किलोमीटर का आपको 1 घंटा आपको कम फासला तय करना पड़ेगा, जल्दी पहुंचेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज की उनकी बात करें तो GT रोड एक तो पुरानी खस्ता हाल है, उसकी हालत ख़राब है। दूसरा कि GT रोड का जो इलाका था आपका या नॉर्थ पंजाब, इनके पास मोटरवे नहीं था, तो आपको पूरा नॉर्थ पंजाब जो GT रोड को इलाका कवर करेगा वो सियालकोट कारिया, कारिया पिंडी कवर करेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम GT रोड को मेंटेनेंस नहीं करेंगे, हम GT रोड की मेंटेनेंस भी हमारी इन 4000 किलोमीटर में शामिल है, हम वो भी करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि मोटरवेज आप भी बना रहे थे, वो बना, बड़ी बात क्या है सर, हम कर्जे लेके मोटरवे नहीं बना रहे। अच्छा, कराची हैदराबाद, आप कहेंगे कि ये तो मोटरवे है, लेकिन कराची हैदराबाद के लोगों से आप पूछें, और जब भी पार्लियामेंट में बात होती है, कभी कभार जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना कि हम पीछे रह गए, हमसे हमारे लिए काम नहीं होता, वफाक तवज्जो नहीं देती, तो कराची हैदराबाद एक मिसाल है। हालांकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, कोई सड़क और मोटरवेज की बात आप मिसाल दो, मैं इनमें से उनका नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि है ही नहीं, तो क्या नाम लूँ। हाँ है, नाम है, जो अशरफ डी बलोच और फेक अकाउंट्स की JIT जो बनी थी, उसमें कंट्रैक्टर्स का जिक्र था, वो NHA के थे, तो वो ज़रूर जिक्र है कि जो पैसे जमा करते थे फेक अकाउंट्स में, उसमें NHA के 2 कंट्रैक्टर्स का नाम है। ये ताल्लुक़ ज़रूर है उनका मोटरवेज और हाईवेज से। तो कराची हैदराबाद का मोटरवे नहीं है, मोटरवे की डिफिनीशन पे पूरा नहीं उतरता, फेंसिंग उसकी नहीं है। आप M1 M2 पे सफ़र करते तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फेंस्ड है, इधर उधर लोग नहीं जा सकते, आवाम उसके ऊपर नहीं होती, ट्रैफिक स्मूथ चलती है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे नहीं है। आज भी मेरी टीम जिन्होंने बनाया था वो और NHA चेयरमैन आज भी कराची में मौजूद है, और कराची हैदराबाद मोटरवे को भी बेहतर बनाने के लिए हम कुछ मतमनी तैयार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अभी तक ज़मीन भी नहीं दे रही, ज़मीन नहीं मिली आज तक, राइट ऑफ वे नहीं है, फेंसिंग नहीं है, कह रहे मोटरवे बन चुका है। तो एग्जिस्टिंग रोड कभी मोटरवे नहीं बन सकता, क्योंकि उस पर आप जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनके लिए आप कौन सा कहो, मोटरवे पे तो बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, एक से लोड रिजीम है, एक कानून है, लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे वो, तो वो मोटरवे को ही इस्तेमाल करते हैं जो मोटरवे कहते हैं। तो एक ये इशू था उनके लिए, तो इसको भी हम दूर कर रहे हैं। आज भी हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन सक्कर हैदराबाद सिंध का पहला मोटरवे 300 किलोमीटर, यकम से पहले उसका इश्तिहार आ जाएगा।
इसी माली साल में हम उसका आगाज़ करेंगे। तो सिंध के लोगों को भी मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि उनके लिए मोटरवे है। इसी तरह हमारा शिकारपुर जनपुर का शिकारपुर टोडेरो का भी हमने आगाज़ कर दिया है। और अहम तरीन शाहराह का जिक्र करके मैं ख़त्म करूँगा। कराची क्वेटा, क्वेटा चमन, चमन खुजदार, ये सड़क जो है 796 किलोमीटर बनती है, ये अहम तरीन है। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, मेंटेनेंस इसकी नहीं। तो हम इसका पहला मरहला, पहला फेज़ इसी साल शुरू कर रहे हैं PSDP से, बजट से। और फिर 2 के ऊपर हमारी फिजिबिलिटी चल रही है। उसमें हमें लग रहा है कि ये इकनॉमिकली वाइबल होगा। अगर वाइबल हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको इन्वेस्टमेंट पे ये भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। टोटल 6118 किलोमीटर और 858 की प्लानिंग, और 1753 हमने बनाए, 653 उन्होंने बनाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।